Yeah. सब गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि फ्रिक्शन जो घर्षण चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था आपने, और हमने उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन करा दिया है। बट उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों ने देख लिया हो, बट कुछ स्टूडेंट अभी भी रह गए होंगे, तो मैं उनके लिए क्विक रिवाइज लेकर आता हूँ, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। आज हम बेसिकली टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन ही पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट टाइप की कुछ चीज़ें हैं, इसके अंदर छोटी छोटी डेफिनेशन है, वही करेंगे। उसके बाद हम फिर कुछ न्यूमेरिकल्स पे पहुँचेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा क्विक रिवाइज दे लेते हैं हम। तो हमने ऐसे पढ़ा था फ्रिक्शन होता क्या है जनरली। फ्रिक्शन वह गुण है जिसके कारण दो रुक्ष प्लेन होते हैं, मतलब पिंड होते हैं, उनके सतह पर एक ऐसा बल उत्पन्न होता है जो एक पिंड को दूसरे पिंड पर फिसलने का विरोध करता है। मतलब कोई भी दो सरफेसेज हैं आपकी जो कि एक दूसरे को रोकने की टेंडेंसी रखेंगी, तो उसे बोलते हैं फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स ये है कि जो भी दो पिंड हैं आपके, दो सरफेसेज हैं, आपस में जब फिसलती हैं तो दोनों की कॉन्टैक्ट होता है। तो उसमें कॉन्टैक्ट, जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलने का प्रयास करता है तो दोनों के संपर्क तल पर एक टेंजेंशियल फोर्स मीन स्पर्शरेखीय बल कार्य करता है, जो पिंडों की सापेक्ष गति रिलेटिव मोशन की संभावना का विरोध करता है। तो उस विरोधी बल को ही हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। डेट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स एफ इज इक्वल टू म्यू आर। जो हम अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं उसके एक अपोजिट में फोर्स लगेगा, जो कि उस जो पिंड होगा आपका, जो भी कोई हमारा मोशन ऑब्जेक्ट होगा, उसकी गति का विरोध करेगा, उसे बोलते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि टेंजेंशियली होगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है एफ इज इक्वल टू म्यू आर होता है। तो ये हम अब तक पढ़ चुके हैं। इसके हमने ये पढ़ा था कि इसके लाभ क्या होते हैं, हानि क्या होते हैं। इससे आगे की बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस। तो बेसिकली फ्रिक्शंस के जो टाइप होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है आपका स्टैटिकल फ्रिक्शन फोर्स, दूसरा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, और तीसरा होता है डायनेमिकल फ्रिक्शन फोर्स। और डायनेमिकल को हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो ये हमारे बेसिकली तीन तरह के फ्रिक्शन फोर्स होते हैं। स्टैटिकल फ्रिक्शन फोर्स वह फ्रिक्शन फोर्स होता है जिसके अंदर हमारी कोई भी वस्तु है या कोई पिंड है, हमारा पिंड को हम वस्तु या ऑब्जेक्ट कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसमें कार्य करता होता है। और उसमें जो भी फ्रिक्शन फोर्स होता है वो रुखवी अवस्था में, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो रुखवी अवस्था में होता है। तो और ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है। इस नाम ही बता रहा है कि कोई चीज़ रुखवी है, और जितना भी ये स्टैटिक फोर्स लगेगा हमारा इसके अंदर, वो अपने अंदर कंज्यूम कर लेगा। मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा होता है, ये सेल्फ एडजस्ट कर लेता है किस तरह लगाया इसके अंदर। और जबकि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है जिसमें मोशन होने ही वाली होती है, जब रिलेटिव मोशंस होने वाली होती है, तो इस स्थिति में जो भी उत्पन्न होता है फ्रिक्शन फोर्स उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। यानी मतलब एक ऐसी मैक्सिमम वैल्यू आती है, उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। इस चीज़ को हम समझाने के लिए एक डायग्राम लेते हैं, जो कि डायग्राम आपके सामने यहाँ पर है इस तरीके से। तो इसके अंदर क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में हम अप्लाइड फोर्स लेंगे, और बाई डायरेक्शन में एक बाई एक्सिस में जो लेंगे हम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकल कर आएगी। तो जैसे हम इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं इस तरीके से, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर हम देख पा रहे हैं कि अप्लाइड फोर्स होगा यहाँ पर इसके अंदर, और एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो अप्लाइड फोर्स, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, कोई भी एक हमारे पास एक व्हीकल्स है, व्हीकल्स को चलाने के लिए मिनिमम हमारे पास 100 न्यूटन का फोर्स होता है। ये मतलब एक ऐसा एग्जांपल है जो कि स्टैटिकल फ्रिक्शन फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और डायनेमिकल फ्रिक्शन फोर्स को समझने के लिए आपके काम आएगा। अगर अगर हम इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझ पाएंगे, तो पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा क्या डिफरेंस होता है कि इस स्टैटिकल फ्रिक्शन फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो मैं एक एज्यूम कर लेता हूँ इस तरीके से कि स्टैटिकल फ्रिक्शन फोर्स, जैसे कि कोई व्हीकल्स है आपका, इस व्हीकल्स को चलाने के लिए, जैसे फिगर में है, चलाने के लिए 100 न्यूटन का फोर्स आपको रिक्वायर्ड है। कम से कम आपको 100 न्यूटन का फोर्स चाहिए, तभी आपका ये व्हीकल चल पाएगा। तो मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लेता हूँ कि मैंने कोई अपनी तरफ से अप्लाइड फोर्स किया। मैंने यहाँ पर अप्लाइड फोर्स मैंने 10 न्यूटन का अप्लाइड किया मैंने। जब 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ तो होता क्या है, गाड़ी मूव तो नहीं करने वाली, क्योंकि गाड़ी को मूव करने के लिए मिनिमम से मिनिमम आपको 100 न्यूटन का फोर्स रिक्वायर्ड है। ये पहली मैंने एक मान लिया वैल्यू। इस तरीके से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट टाइप की करते हैं कोशिश। तो 10 न्यूटन का फोर्स मैंने अप्लाइड किया पी, बट फ्रिक्शन फोर्स कितना बनेगा इसमें, 10 न्यूटन। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करता हूँ, 10 से हटाकर मैं 30 न्यूटन का फोर्स लेता हूँ। मैं उस व्हीकल्स को मूव करने के लिए 30 न्यूटन का फोर्स लेता हूँ।
जब 30 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स लेता हूँ तो अब होता क्या, अभी भी मूव नहीं करेगा हमारा व्हीकल्स, क्योंकि हमने बताया कि 100 न्यूटन का फोर्स रिक्वायर्ड है। तो अल्टीमेट ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी इस कंडीशन में, तो 30 हो जाएगी। हम क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमारे पास चेंज होती जा रही है जैसे कि हम अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं। इसके बाद मैंने तीसरा फोर्स लिया, मैंने 60 न्यूटन। 60 न्यूटन लिया तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अभी भी कितनी है, 60 हो गई, क्योंकि मूव करने के लिए 100 चाहिए। अब मैंने पी की वैल्यू चेंज करी दोबारा से और मैंने 90 न्यूटन का फोर्स लिया। जब मैं 90 न्यूटन का फोर्स लेता हूँ तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 90 हो गई। तो अभी तक क्या होता है, इसके अंदर जितनी भी वैल्यू ले रहे हैं हम, अभी भी मूव नहीं कर रही है गाड़ी, फिर हमारा व्हीकल मूव नहीं कर रहा है, और स्टैटिक और इसके अंदर हमारा जितने भी अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 99 मतलब 99 फोर्स लेता हूँ मैं, या 99 न्यूटन का फोर्स लेता हूँ, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी 99 हो गई। बट होता क्या है यहाँ पर, जब हमारी व्हीकल्स या कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट चलने ही वाला होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट चलने ही वाला होता है तो उस कंडीशन में जो फोर्स आएगा, जो फोर्स की वैल्यू आएगी, जो भी फ्रिक्शन जनरेट होगा, उसे बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि 99 न्यूटन का फोर्स लगाया, हम सॉरी 99 न्यूटन का फोर्स लगाया यहाँ पे, तो व्हीकल्स हमारा मूव ही करने वाला था, तो वो हमारा स्टेटिकल मतलब स्टेटिक फ्रिक्शनल फोर्स से लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की ओर कन्वर्ट हो गया हमारा, जब मोशन होने ही वाली होती है। इसके बाद हमने क्या किया, मोशन हमारी होने वाली थी, हमने फिर 99 से न्यूटन से बढ़ाकर, मतलब 99 न्यूटन से बढ़ाकर हमने 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड कर दिया हमने, तो हमारा व्हीकल्स मूव कर गया। जब हमारा व्हीकल्स मूव कर गया तो हमने देखा कि इसके अंदर हमने तीनों टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के एग्जाम्पल देखे हमने, एक छोटे से इस एक्सपेरिमेंट टाइपल सिस्टम से हमने। जब हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं और हमारा व्हीकल्स रुकोबी अवस्था में है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं स्टैटिकल फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे ही वो मूव करने वाला होता है तो उसे बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। जब वो मूव कर जाता है तो उसे बोलते हैं डायनेमिकल फ्रिक्शन फोर्स। तो ये तीन तरह के फ्रिक्शनल फोर्स हमने पढ़े अभी। अब डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स को हम वैसे तो काइनेटिक भी बोलते हैं, और इसके भी दो टाइप होते हैं, डेट इज़ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स और रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो एक बार मैं क्योंकि बता देता हूँ कि जब हमारी मोशन, जो ऑब्जेक्ट हमारा रुका हुआ है, जो भी हम अप्लाइड करते हैं फोर्स हमारा, तो वो स्टैटिकल फ्रिक्शन फोर्स होता है। जब हम मूव करने वाला होता है, रिलेटिव मोशंस होने वाली होती है ऑब्जेक्ट की, उसे बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। जब वो मूव कर जाता है उसे बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो ये तीन तरह के फ्रिक्शन फोर्स थे, और मैंने इनको तीनों तरह को एक एग्जाम्पल देकर बताया कि कैसी कंडीशन बनी जब मैं पी की अप्लाइड फोर्स की वैल्यू चेंज कर रहा था 10 न्यूटन से 30 न्यूटन, 60 न्यूटन, फिर 90 न्यूटन, फिर 99 न्यूटन, फिर लिमिटिंग स्टैटिक से लिमिटिंग में आया। फिर जैसे ही मूव कर गया, 100 न्यूटन लिया मैंने, तो मूव कर जाएगा, क्योंकि मैंने बता दिया था कि थ्रेशोल्ड जो मोशन था इसका वो 100 न्यूटन था, इतना हमें रिक्वायर्ड है फोर्स को चलाने के लिए उस ऑब्जेक्ट को। तो 100 न्यूटन से जब पार कर गया तो वो डायनेमिक में बन गया या स्टैटिक में बन गया। तो ये चीज़ें होती थी हमारे पास, इसके टाइप्स थे। अब हम बात करते हैं काइनेटिक या डायनेमिक के अंदर दो तरह के होते हैं, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। तो स्लाइडिंग और रोलिंग ये इस तरह के फोर्स होते हैं। ये मोशन तो होगा इसके अंदर, क्योंकि डायनेमिक का ही टाइप है। तो स्लाइडिंग के अंदर क्या होगा, कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा हमारा इस तरीके से, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं स्लाइड कर रहा हूँ, इस तरीके से खींचूँगा, सरफेस पे लगा है यहाँ पे। तो सरफेस पे जब स्लाइड करूँगा तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, तो स्लाइड करेगा, पूरा सरफेस कॉन्टैक्ट आएगा इसका, इसके अंदर जो आ रहा पूरा सरफेस कॉन्टैक्ट आ रहा, तो डेट इज़ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बनेगा इस तरीके से। जब कोई रोलिंग फ्रिक्शन जनरेट होगा तो रोलिंग के अंदर कोई भी एक सरफेस होगी, और इस सरफेस पे ये मूव, अगर मैं अप्लाइड करूँगा इस तरीके से मैं फोर्स यहाँ पे, तो ये मोशन करेगा इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट कॉन्टैक्ट आएगा, यहाँ रोल करेगा इस तरीके से, ये पॉइंट कॉन्टैक्ट बनना है यहाँ पर। तो ये चीज़, ये डिफरेंस होता है इसके अंदर। अगर इसके एग्जाम्पल देखें हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स के और रोलिंग के, जैसे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स का मतलब यही हुआ, जैसे कि हम कोई भी पिंड या कोई भी सरफेस, हम किसी चीज़ को हम ड्रैग करते हैं या खींचते हैं उस तरीके से, तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स के अंदर आएगा। तो स्लाइडिंग के काफ़ी एग्जाम्पल मिल जाएंगे, अगर हम बुश बेयरिंग देखें, पैदल चलते हैं इस तरीके से हम, और मालिश करते हैं, तो ये इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स के अंदर आते हैं। और दूसरा अगर हम देखें इसके अंदर, तो वॉल और रोलर व्हीलिंग, जो हमारी रोलर होती है इस तरीके से लगी हुई, या स्केटिंग करते समय हम करते हैं इस तरीके से, कोई भी चीज़ है, या कोई व्हीकल्स लगी होती है इसके अंदर, तो वो सब चीज़ें एग्जाम्पल आ जाती हैं। तो ये एग्जाम्पल हो जाते हैं रोलिंग के। तो रोलिंग एग्जाम्पल समझ में आ रहा नाम से ही इसका, तो जनरली हमारे ये एग्जाम्पल होते हैं। अब हम लॉ ऑफ फ्रिक्शन फोर्स पढ़ते हैं ये, ठीक है। घर्षण के नियम होते क्या हैं बेसिकली,
जैसे कि पहला हम तीन, यहाँ पर हमारे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन थे तो तीन ही इसके लॉ होंगे अलग अलग। तो पहला हमारा है लॉ ऑफ स्टैटिकल फ्रिक्शन फोर्स। तो इसके अंदर क्या होता है, कॉन्टैक्ट सरफेस पर घर्षण बल सदैव स्पर्शीय रेखा पर काम करता है। जैसे मैंने बताया था कि जो आपका दो सरफेस होती हैं उन पे जो आपका स्टैटिकल फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो जैसे कि हम अप्लाइड कर रहे हैं यहाँ पे कोई भी फोर्स है इस तरीके से, ये अगर मैं अप्लाइड कर रहा हूँ यहाँ पे अप्लाइड फोर्स भी, तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो टेंजेंशियली होगी इसके, ये कहने का मतलब है इसका। और यहाँ पे ये जो फोर्स होगा हमारा जो अप्लाइड कर रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होगा रुका हुआ होगा। और इसमें इस स्टैटिकल फ्रिक्शन फोर्स के अंदर एक खास बात ये होगी कि जितना हम फोर्स लगाएंगे, जितना भी हम फोर्स लगाएंगे उसको वो अपने अंदर एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है ये, और ये केवल उतने ही मान को उत्पन्न करता है जितना कि गति रोकने के लिए आवश्यक है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि जितना कि लगाए बल के प्रभाव को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होता है। तो ये मतलब एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है स्टैटिकल वाला जो होता है, अपने अंदर लेता रहता है। जितना भी आपने अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं अगर उसकी वैल्यू कम है उससे थ्रेशोल्ड से, तो वो अपने अंदर लेता रहेगा इस तरीके से। जैसे मैंने बताया था 10 न्यूटन लिया तो वो फ्रिक्शन फोर्स में कन्वर्ट हो गया अप्लाइड, 30 न्यूटन का अप्लाइड कर रहा था वो 30 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज़ होती है इस तरीके से। अब इसके बाद होता है हमारा लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ये होता है हमारा। इसके अंदर क्या होता है, जब मोशंस होने वाली होती है तब केस में हम लेते हैं। तो इसके अंदर जब हम लेते हैं, जब मोशंस होने वाली होती है तब हम इस पर लेते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन में हाँ इसमें होता क्या, नॉर्मल रिएक्शन जो होती है हमारी, इसमें एक कांस्टेंट हमारे पास ये रहता है यहाँ पर, हाँ। तो जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है और इसमें जो नॉर्मल रिएक्शंस होती है, मैं रिएक्शंस के बारे में बता चुका हूँ, जो वेट का एक्शन होता है इस तरीके से। तो उसमें द फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन में एक रेशो होता है, उस रेशो को बोलते हैं हम, एक कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होता है, ये किसी भी सरफेस के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है ये। तो एफ बराबर म्यू आर होता है ये, तो निकाल सकते हैं इजीली। जनरली ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट ही रहती है ये वैल्यू। तो कोई इसके अंदर ऐसा खास बात नहीं थी, बस यही था कि एक लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है जो कि नॉर्मल रिएक्शंस के अनुपात रहता है, कॉन्टैक्ट सरफेस पर डिपेंड ही करता है जनरली ये, और तापमान पर मोस्टली ये स्थिर रहता है किसी चीज़ पर। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स। लॉ ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स ये होता है कि जब कोई भी दो कॉन्टैक्ट में सरफेसेस हैं उनमें जब मोशंस हो रहा होता है तो इसके कारण एक डायनेमिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से जाहिर सी बात है कमी होगी यहाँ पे, क्योंकि मोशंस जो आपस में दो सरफेसेस हैं लगे हुए इस तरीके से, तो वो मोशंस करेंगे इस तरीके से, गति करेंगे इसके अंदर, तो गति करेंगी तो इसमें इतना जो फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा तो कम ही होगी वैल्यू। तो अगर हम बात करें इसकी सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है म्यू की, जो म्यू जो कांस्टेंट है, तो वो सबसे ज़्यादा स्टैटिक की होगी, उसके बाद लिमिटिंग की होगी, उसके बाद डायनेमिक की होगी। मतलब सबसे ज़्यादा जो है आपका स्टैटिकल है, क्योंकि इसमें मोशंस नहीं हो रहा। जब मोशंस कम हो जाएगा, मतलब आपस में कॉन्टैक्ट थोड़ा सा टूट जाएगा, मतलब तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी म्यू की। तो कभी भी एक MCQs में आ जाए ये, तो बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टैटिकल की होती है, उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन की होती है, और सबसे कम जो होती है वो डायनेमिक की होती है। ओके, तो ये कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन थी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी इसके अंदर, ये मैं बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में भी। और म्यू का अधिकतम मान 1 हो सकता है, और अर्थात जब अधिकतम मान 1 हो सकता है और कम से कम मान 0 हो सकता है, और 0 और 1 के बीच जनरली ये लाई करता है। इसका मान 0 और 1 के बीच जनरली होता ही है जब कोई भी सरफेस है बहुत ही स्मूथ होती है इस तरीके से, तो उसका मान 0 होगा। जब इतनी सरफेस है कि आप चल ही नहीं पा रहे, मतलब आप फिसल ही जाओगे इस तरीके से उसके अंदर, तो उसकी जाहिर सी बात है 0 होगा वैल्यू। और इतनी ज़्यादा उसके अंदर फ्रिक्शन हो रहा है कि वो बिल्कुल रुको हुई है, चल ही नहीं पा रही है कोई चीज़, बिल्कुल गड्ढे में डल हुई है बिल्कुल इस तरीके से, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये तो प्रैक्टिकली बात सोचने की है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी इसके अंदर। इसके बाद हम नेक्स्ट है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शंस जो होता है, क्योंकि हमने इस डायग्राम के बारे में बात की थी पिछले चैप्टर में, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन से ये फ्रिक्शन वो होता है जिसके अंदर नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का एक रिजल्टेंट बनता है, मतलब रिजल्टेंट इन दोनों का परिणामी फोर्स बनता है। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस डायग्राम में,
जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जो नॉर्मल रिएक्शन बनी किसी चीज़ की और आपका फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बनी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा, परिणामी बल जो बनेगा, उनके बीच में जो एंगल बन का आएगा लैम्डा, उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो निकल कर आता है उसे लैम्डा से यहाँ पर शो कर दिया या फाई से भी शो कर दिया, तो बड़ी इजी ही कैलकुलेशन है। क्योंकि अगर हम ट्राइंगल बनाते हैं इस तरीके से, यहाँ पर अगर मैं ये ट्राइंगल शो कर दूँ, ये सब वाला, ये ट्राइंगल शो कर देता हूँ मैं इस तरीके से, तो इस ट्राइंगल में लेता हूँ मैं साइन थीटा की वैल्यू लूँगा। तो साइन थीटा अगर मैं यहाँ पे अप्लाइड करूँ, मैं साइन थीटा मतलब साइन लैम्डा लूँगा, तो लम्ब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि लम्ब जो हो जाएगा म्यू आर हो जाएगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। अब मैं इसी एंगल में दोबारा से कोस एल्फा लगाता हूँ, कोस लैम्डा लगाता हूँ सॉरी, तो आधार यहाँ पे आर हो जाएगा इसका, ये सब वाला। और नीचे इन्होंने रिजल्टेंट को जो है एस माना है, यहाँ पे जो आपका परिणामी बल है इसको एस शो किया है इन्होंने, तो ऐसा जाएगा यहाँ पे। तो बड़ी इजी कैलकुलेशन है, आप एक बार देखिए इसे, मुझे उम्मीद है समझ में आ जाएगी ये। इसे जब कैलकुलेट करेंगे, हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो लैम्डा 10 लैम्डा बराबर म्यू आ जाएगा। इसे हम इन्वर्स में ले जाएंगे तो ये चीज़ निकल कर आ जाएगी। तो इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दोबारा बताता हूँ मैं, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है फोर्स लिमिटिंग रिएक्शंस और फ्रिक्शन फोर्स के का जो रिजल्टेंट आता है उसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बहुत ईजी है, कोई ऐसी इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बार आप देखेंगे समझ में आ जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आएगा विश्राम कोण, एंगल ऑफ रिपोज या क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल ये ऐसा एंगल होता है, जिस पे जो हमारा कोई भी सरफेस है जो किसी क्षैतिज से बनाया गया वह अधिकतम कोण, मतलब ऐसा एक एंगल होगा, अधिकतम कोण होगा जिस पे हमारा मतलब अधिकतम ऐसा एंगल होगा जिस पे हमारा कोई भी पिंड रखा हुआ होगा और बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर रुका हुआ होगा। मतलब कहने का मीन ये है यहाँ पर, जैसे कि कोई भी एक सरफेस है हमारे पास, ये मैं इसको डायग्राम से बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, सॉरी। मतलब ये एक ऐसा होगा, इसके अंदर एक मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी अल्फ़ा की, और ये हमारा इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है ये इसमें बिल्कुल ही इक्विलिब्रियम में होगा बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। तो इस मैक्सिमम वैल्यू की को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज या क्रिटिकल एंगल। मतलब वह यानी किसी क्षैतिज तल से बनाया गया वह अधिकतम कोण, मतलब मैक्सिमम वैल्यू किसी भी एंगल की जिस पे हमारा रखा हुआ पिंड जो भी कोई ऑब्जेक्ट है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के रुका हुआ है, मतलब साम्य अवस्था में है, इक्विलिब्रियम में है, तो उस वाले एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज या क्रिटिकल एंगल। कुछ बड़ी बात नहीं थी इसके अंदर भी, तो यहाँ तक हम समझ लेते हैं। इसके बाद हमारा कुछ टॉपिक आएगा नेक्स्ट में कि हम कुछ डेरिवेशन करेंगे कि डिफरेंट केसेस में। तो मुझे उम्मीद है ये आपके समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में पढ़ा था यहाँ पर कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है यहाँ पर, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ रिएक्शन देखी थी। यहाँ पे इस चीज़ के अंदर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू एफ बराबर म्यू आर होती थी। तो रिएक्शन से जो किसी भी बेड पर रखी हुई होगी, एफ रिएक्शन है रिएक्शन के हिसाब से, तो अप्लाइड फोर्स जो हम कर रहे थे तो उसके टेंजेंस जो भी एक गति का विरोध करने वाला आ रहा था वो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आती थी। हम क्यों रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा दोस्त था, दुश्मन था, हमने ये देखा था हमारे कहाँ कहाँ यूज़ होता है डेली में। फिर फ्रिक्शन फोर्स के हमने टाइप्स पढ़े थे, कितने टाइप्स होते हैं। जब वो रुकोबी अवस्था में होता है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, जब वो चलने लगता है तो हमारा डायनेमिक होता है। उसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है स्लाइडिंग, एक होता है रोलिंग। तो स्लाइडिंग कुछ इस तरीके से होता है क्योंकि एक बॉक्स या पूरा इसके अंदर जो बनेगा सरफेस कॉन्टैक्ट बनेगा, यहाँ पर एरिया बनेगा इसके अंदर। रोलिंग जो कि डायनेमिक का ही पार्ट है, तो इसके अंदर पॉइंट कॉन्टैक्ट बनेगा, यहाँ पे कोई चीज़ रोल कर रही है इस तरीके से, व्हीकल चल रहा है इस तरीके से। तो फिर हमने यहाँ पे एक डायग्राम देखा था एक ही उससे कि स्टैटिक और डायनेमिक और लिमिटिंग तीनों फोर्स को समझाने के लिए हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट टाइप किया था। हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 30 का लगाया, उसकी जबकि थ्रेशोल्ड की जो वैल्यू थी हमारे पास वो 100 न्यूटन की थी। तो हमने ये चीज़ देखी थी। उसके बाद हमने कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन देखी थी कि लॉ ऑफ फ्रिक्शंस के कितने कैसे कैसे होता है यहाँ पर चीज़ें। तो ये चीज़ थी, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल थे, जैसे कि स्केटिंग करते हैं यहाँ पर,
आइस में चलते हैं इस तरीके से, तो ये होते हैं, मैंने बताया था यहाँ पर। जब गाड़ी हमारी टर्न करती है किसी भी मोड़ पर, तो व्हीकल्स में कौन कौन से लगते हैं, तो जनरली जब गाड़ी कभी मूव करती है तो इसमें मतलब एक स्टैटिक और स्लाइडिंग दोनों ही तरह की चीज़ आती हैं। मतलब कोई आधी गाड़ी यहाँ पर रुको भी होती है, इस तरीके से चलते भी होती है, तो आधा पूरा कॉन्टैक्ट बन का आता, आधा कहीं पर बन का आता, तो ये दोनों ही तरह की चीज़ें होती हैं। तो फ्रिक्शन मतलब सभी जगह मिलेगा आपको यहाँ पे। तो फिर इसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एंगल ऑफ फ्रिक्शंस क्या होता है, मैंने ये बता दिया था आपको। इसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज या क्रिटिकल एंगल, यानी वो एक मैक्सिमम एंगल जिस पे हमारा कोई भी पिंड रुका हुआ होता है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। मतलब कोई भी एक सरफेस है हमारा, इंक्लाइंड सरफेस है, वो इतना मैक्सिमम इंक्लिनेशन बन रहा है क्षैतिज से, जो किसी एक्सटर्नल फोर्स से हमारा पिंड रुका हुआ है, तो उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज। तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट भी कराया था बच्चों को मैंने। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ यहाँ पे डेरिवेशन टाइप पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ सरफेस दिखाई गई है स्टेनलेस स्टील की, कि कुछ अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो कुछ इस तरह से बन के आएंगी यहाँ पर। और यहाँ पे ये भी है कुछ इमेज, पॉलिश करने के बाद क्या हो जाएगी, तो पॉलिश करने के बाद कोई भी सरफेस है तो वो थोड़ी इतनी स्मूथ ज़्यादा हो जाएगी, मतलब इतनी रग या खुरखुरी नहीं होगी, इतनी यहाँ पर स्मूथ बन जाएगी। तो पॉलिश करने के बाद की सरफेस है ये। टायर जब कॉन्टैक्ट होता है तो किस तरीके से उसकी चीज़ें बन के आती हैं, यहाँ पर बताया गया है कुछ इस तरीके से। हम आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कुछ डेरिवेशन में पढ़ेंगे, फिर इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे यहाँ पर। बहुत ही ईजी हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर कि हैप्पीनेस इज़ द स्टेट ऑफ माइंड। कुछ ऐसे भी होते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न आने के बाद भी वो टेंशन में और स्ट्रेस रहते हैं बिल्कुल ही, जबकि कुछ ऐसे पोजीशन पे भी हैं कि थर्ड पोजीशन आए बट खुश हैं, या बिल्कुल ही बहुत कम नंबर आए तब भी खुश हैं। तो ये सब क्या है, एक हार जीत पास फेल सब ये स्टेट ऑफ माइंड की बात होती है। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा आपके, और आगे भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ओके।